हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम सब क्लास 12 के इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 2 प्रो साइड से पढ़ते हैं। इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 2 का एक वीडियो बनाकर पार्ट 1 के नाम से अपने यूट्यूब चैनल कैप वर्ल्ड 71 पर डाल दिया है। आप उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद जो है आप इस वीडियो को आगे से देखें। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा कहीं दूर नहीं जाना है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो का लिंक चेक कर लें, उसे देख लें और उसके बाद आप इसे देखें। उस वीडियो में मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन के अलावा पैराग्राफ नंबर 1 और 2 पढ़ा दिया है। अब हम जो है इस वीडियो में तीसरा पैराग्राफ और उससे आगे पढ़ेंगे। आइए। आई कैन ओनली एश्योर यू, लेखक कहते हैं मैं सिर्फ आपको यकीन दिला सकता हूं, मैं आश्वस्त कर सकता हूं that I enter this office in a spirit of prayerful humility, कि जब मैं इस कार्यालय में प्रवेश कर रहा हूं तो पूर्ण विनम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी विनम्रता ना, पूर्ण विनम्रता के साथ एंड टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण के साथ। यानी कि जब हम अपने देश के राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं तो आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब तक देश के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, ठीक है, हम पूरी विनम्रता के साथ जनता से पेश आएंगे, ठीक है, और अपना पूरा जीवन अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देंगे। जो शेष जीवन है, या यूं कहिए कि जो हमारा कार्यकाल है राष्ट्रपति का 5 साल का जो कार्यकाल होता है, इस कार्यकाल में पूर्ण रूप से हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे, राष्ट्र की जनता के प्रति समर्पित रहेंगे। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे लेखक कहते हैं कि आई हैव जस्ट टेकन द ओथ, मैंने अभी अभी शपथ ग्रहण किया है, कसम खाया है, ठीक है, ओथ शपथ लेना, अभी अभी शपथ लिया है। किस चीज का? तो लॉयल्टी का। लॉयल्टी का अर्थ होता है वफादारी। किस चीज के प्रति वफादारी का? तो टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान है, ठीक है, जिसके आधार पर हमारे देश को चलाया जाता है, सभी नियम कानून लागू किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, लाए जाते हैं, कह रहे कि उसके प्रति वफादार रहने का मैंने अभी अभी कसम खाया है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन हैव। आगे लेकर कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम कंपैरेटिवली देखें, कंपैरेटिवली का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से, ठीक है, तो ये एक ऐसा संविधान है जो एक नए राष्ट्र को, एक नया राष्ट्र कहने का अर्थ ये है कि हमारा देश अभी फिलहाल आजाद हुआ था। 1947 में देश को आजादी मिलती है, अंग्रेजों के चंगुल से हम भारत जो है बाहर निकलता है, और 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो ज्यादा समय नहीं लगा, 20 साल का एक अंतराल है। तो लेखक कहते हैं कि अगर हम तुलना करें तो एक नया स्टेट, भारत एक नया राष्ट्र है, ठीक है, पिछले कई सालों के भारत की तुलना में ये जो भारत है, क्योंकि इसके पहले हमारे पास संविधान नहीं था। हम जानते हैं कि पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, तो ये 50 से अगर हम देखें तो 67 तक में 17 साल का ये फासला रहा है। और इस 17 साल से पहले भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था, ठीक है, कि लोग संविधान के अनुसार अपना जीवन यापन करें। तो लेखक कहते हैं कि कंपैरेटिवली यानी तुलनात्मक रूप से अपने भारत को आजादी से पहले और आजादी के बाद के भारत को आपस में कंपेयर करें, तो कहते हैं भारत, ये वाला जो भारत है, ये एक नया राष्ट्र है और ये नए राष्ट्र को एक संविधान मिला है जो इट्स फ्री सिटीजन, जो यहाँ के स्वतंत्र नागरिक हैं, उनको ये प्राप्त हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में यह पहला ऐसा अवसर है जब भारत के लोगों को संविधान मिला है और लोग अपने संविधान के अनुसार जीवन जीते हैं। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। और आगे लेकर कहते हैं कि हमारा राष्ट्र भारत एक यंग यानी कि युवा राष्ट्र है, किंतु यहाँ के जो पीपल हैं वो एंशिएंट है, यानी कि जो लोग हैं वो एंशिएंट यानी प्राचीन है। अब जैसे पढ़े कि हमारे जो लेखक है सब फ्रीडम फाइटर है, ठीक है, तो फ्रीडम फाइटर का मतलब वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें हम कहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा राष्ट्र जरूर आज से 17 साल पहले, है ना, वो संविधान लेके आया, ठीक है, 20 साल पहले हम आजाद हुए। तो लेखक कहते हैं कि जरूर ये 20 साल का गैप है, लेकिन इस 20 साल में ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं वो सभी 20 साल के बाद के ही हैं। भारत में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी हस्तियां हैं, कई ऐसे महापुरुष हैं जो पहले से हमारे राष्ट्र में हैं, हमारे राष्ट्र के लिए लड़े, भिड़े, मरे, कटे, सब कुछ, कोई बलिदान दिया, कोई हीरो बना, ठीक है।
तो लेखक कहते हैं कि अगर हम देखें तो लोग तो पुराने ही हैं, किंतु राष्ट्र नया है, क्योंकि पहली बार हमारे राष्ट्र में संविधान को लाया गया है। हु थ्रो ऑल, कहते हैं हु थ्रो द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स इथनिक एलिमेंट्स। अब कहते हैं कि ये जो पुराने लोग हैं ना, एक कहते हैं लाखों वर्षों से, ठीक है, मिलियन, ठीक है, कर रहे हैं कि लाखों वर्षों से ये लोग एक दूसरे को क्या करते हैं कि सहयोग करते रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं, ठीक है, और सहायता करके भिन्न भिन्न प्रकार के, डाइवर्स विविध बोलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के इथनिक एलिमेंट, यानी कि अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म मानने वाले लोगों को इन लोगों ने आपस में जोड़ा। किनकी बात कर रहे हैं हम? वो महापुरुष जो हमारे राष्ट्र के लिए जिन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिया। कोई लड़ते लड़ते मर गया तो कोई लड़ते लड़ते पार भी पाया, ठीक है। हम कुछ लोग ऐसे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी में से जिन्होंने भारत की आजादी के लिए सब कुछ लड़ा दिया, लेकिन आजाद भारत को उन्होंने वास्तविक में नहीं देखा था, किंतु आजाद भारत का कल्पना अपने मस्तिष्क में कर चुके थे और उस आजादी को वो अपनी आंखों में ऑलरेडी देख चुके थे, ठीक है। तो एक वो और एक वो जो लड़ते लड़ते पार भी पा गए, ठीक है, हमारे देश को आजादी भी दिला दिए और उन्होंने अपना जान भी नहीं गवाया। तो क्या कर रहे हैं कि ये जो लोग थे ना जो हमारे राष्ट्र के लिए लड़े, किसी ने बलिदान दिया, कोई जीवित रहे, अंत समय तक सभी ने अपना अपना योगदान दिया। तो लेखक कहते हैं कि ये कई ऐसे लोग थे जो भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म के थे, इथनिक एलिमेंट्स, वो भी डाइवर्स बोल रहे हैं, यानी भिन्न भिन्न संस्कृति, जाति, भाषा, क्षेत्र, इन सबको मिला करके सभी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े। Have striven to the release timeless absolute value in their own particular way। और कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया भाई, तो टाइमलेस अथक प्रयास किया, बिना समय का परवाह किए, चिंता नहीं की कि कितना वक्त हमारा जा रहा है। हम राष्ट्र के लिए जब काम करने उतरे हैं तो हमको 6 घंटा काम करना है कि 8 घंटा काम करना है कि 12 घंटा, नहीं, बिना समय का परवाह किए ये सभी लोग लड़ते रहे, अंग्रेजों से लोहा लेते रहे, उन ताकतों से लोहा लेते रहे जो भारत को अपनी गुलामी के जंजीर में जकड़ते जा रहा था। तो लेखक कहते हैं कि इन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, और तब जाके आज हमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू यानी शाश्वत मूल्य, यानी कि हमारी जो स्वतंत्रता जो हमें प्राप्त हुई है, ये हमें मिला। उन्होंने अपने अपने तरीके से मेहनत किया और मेहनत करके ये चीज हमें, है ना, क्या करें, हमें प्रदान करवाया कि हमारी पीढ़ी को, हम लोगों को ये आजादी नसीब हुई। आगे लेखक कहते हैं कि आई प्लीज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू। लेखक कहते हैं कि मैं कसम खाता हूं कि जिन जिन लोगों ने हमारे राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, जिन जिन लोगों ने हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है, मैं उन सब का सेवा करूंगा। For though some concrete realization of the value may become inadequate with the change of circumstances, the value remains internally valid and pressure for newer and fresher realization। लेखक कहते हैं कि फॉर सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन, कई बार क्या होता है कि हमारी अनुभूतियों में कुछ संकीर्णता समा जाती है, मतलब जिन चीजों को जितना हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, जितना आदर सम्मान मिलना चाहिए, जो अवार्ड मिलना चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल पाता है, यानी मेहनत का पुरस्कार उन्हें नहीं मिल पाता है। कुछ परिस्थितियां इधर से उधर हो जाती हैं, ठीक है, और इसके वजह से कर रहे हैं कि कई बार परिस्थितियों के, सर्कमस्टेंस वर्ड मीनिंग है, सर्कमस्टेंस का मतलब परिस्थितियां, परिस्थितियों के उतार चढ़ाव की वजह से ऐसा देखा जाता है कि हम उन लोगों की उतनी सेवा नहीं कर पाते हैं जितना वो डिजर्व करते हैं। तो उस चीज को लेकर कॉन्फेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और लेकिन कहते हैं कि द वैल्यू रिमेन्स इंटरनली वैलिड। अगर कोई व्यक्ति हमारे राष्ट्र के लिए योगदान दिया है, चाहे जैसे भी हो, चाहे जितना भी हो, ऐसा कभी नहीं है कि राष्ट्र उसे भूल जाएगा। हाँ, परिस्थितियां उतार चढ़ाव वाली आती हैं, तो हो सकता है कि जब हम डाउन की ओर जा रहे हो तो हम पहले ये सोचते हैं कि कैसे हम अपने आप को अप लेके आए, ऊपर लेकर के आए, किंतु ऐसा नहीं है कि इस परिस्थिति में जब हम अपने आप को, वो सिर्फ सर्वाइव के बारे में सोच रहे हैं तो हम उन्हें भूल जाएंगे
जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता है, वो हमेशा वैलिड, यानी लोगों के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, वीर योद्धाओं के द्वारा दिया गया राष्ट्र के प्रति जो योगदान है वो हमेशा वैध रहता है। उनकी वैधता कभी समाप्त नहीं हो सकती है, यानी कि उनके योगदान को कभी कोई भूल नहीं सकता है। एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, हर बार जैसे ही परिस्थितियां नॉर्मल होंगी, जैसे ही हम ऊपर की ओर जाने लगेंगे, एक नए तरीके से अपने वीरों को याद करने लगते हैं। आज भी अगर हमारे देश पे बॉर्डर पे, जो देश के बॉर्डर पे सैनिक हैं, अगर वो किसी मतलब जंग में जाएंगे तो अपने से पहले जो वीर योद्धा लोग होते हैं, ठीक है, उनका स्मरण करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी महाराज हुए, जो कंट्रीब्यूशन इन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए दिया है वो जग जाहिर है, हम सब जानते हैं। लोग इन्हें याद करते हैं कि कितनी वीरता के साथ उन्होंने अपने दुश्मनों का सामना किया, है ना। तो लेखक कहते हैं कि हमेशा एक नई रियलाइजेशन के साथ वो हमारे बीच में आ ही जाते हैं। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, पास्ट यानी अतीत बोलते हैं, अतीत कभी मरता नहीं है और ना ही ये कभी रुकता है। ठीक है, अतीत मतलब बीता हुआ समय कभी खत्म नहीं होता है और ना ही वो थम जाता है, नहीं, दोनों में से कोई नहीं होता है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। लेखक कहते हैं कि यह अलाइव होता है, अलाइव का मतलब होता है जीवित। आप याद रखेंगे, सब परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं कि पास्ट इज नॉट डेड, अतीत कभी मरता नहीं है, एंड स्टैटिक, ना ही यह कभी थमता है, बल्कि कहते हैं इट इज अलाइव। ठीक है, पास्ट अतीत हमारा जीवित होता है, एंड डायनेमिक, इसमें गति होती है, एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट। पास्ट ही वो चीज होता है कि जो हमारे प्रेजेंट में इन्वॉल्व हो जाता है, शामिल हो जाता है, और इससे क्या होता है कि हम वर्तमान में क्या है, हमारे गुण, हमारी छवि सामने आती है। यानी कि वह इंसान जो अपने अतीत में जाता है, झांकता है, जाके सीखता है, तो उससे क्या होता है, वो अपने जीवन में बेहतर करता है। बात समझ में आया ना, बेहतर करता है। जो इंसान अपने भूतकाल में किए हुए गलतियों से सबक ले ले, वो अपने जीवन में बेहतर करता है, आगे बढ़ के बेहतर करता है। तो लेकर कहते हैं कि ये भूत कभी मरता नहीं है, आप उनसे लेसन ले सकते हैं, सबक ले सकते हैं, और सबक लेकर के आप अपने प्रेजेंट को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, बेहतर बना सकते हैं। एंड द प्रोस्पेक्टस ऑफ आवर फ्यूचर, और जब आप अपने पास्ट की गलतियों से सीखते हैं और उससे अपना वर्तमान सुधारते हैं, तो आप भविष्य में भी ये उम्मीद करते हैं, प्रोस्पेक्टस मतलब उम्मीद होता है, ठीक है, तो हम भविष्य का भी उम्मीद करते हैं कि अगर आज हम बेहतर कदम उठा रहे हैं, आज अगर हम बेहतर मार्ग पे चल रहे हैं, तो हमारा कल बेहतर होगा, हमारा फ्यूचर बेहतर होगा। आगे जो है चौथा पैराग्राफ, द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। लेखक कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, कि हम अपने देश के महान लोग, स्वतंत्रता सेनानी हो या राष्ट्र के लिए जैसे भी योगदान दिया हो, जब हम ना इनको याद करने लगते हैं, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आखिरकार देखा जाए तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो ग्रोथ की प्रक्रिया। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, विकास, किस चीज का, तो राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय जो है कल्चर, कल्चर मतलब होता है संस्कृति, और कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। तो हमारे देश की एक खासियत रही है कि हम अपने पूर्वजों का बड़ी मान सम्मान करते हैं, उन्हें याद रखते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ के जो वीर योद्धा हैं, हम उन्हें भी याद रखते हैं, जो वो हमारे घर के हों या ना हो, ठीक है, हमारे देश के तो हैं, तो हम उन्हें याद करते हैं, ठीक है, और उनकी पूजा करते हैं। तो ये हमारी पहचान है दुनिया भर में। तो लेखक कहते हैं ना कि ये एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हमारे चरित्र और हमारी संस्कृति का विकास होता है। आगे लेखक कहते हैं कि एज आई सी इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। और जैसा कि मैं देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना चाहते हैं, राष्ट्रीय संस्कृति का विकास करना चाहते हैं, तो ऐसा सिर्फ एक ही मार्ग है जहां से हम ये कर सकते हैं, और वो है एजुकेशन। बिजनेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का कार्य, बिजनेस मतलब व्यवसाय नहीं, ठीक है, शिक्षा का कार्य, यानी शिक्षा वह माध्यम है जिसके जरिए हम अपने राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संस्कृति का विकास कर सकते हैं। टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल, यदि हम लगातार अपने पूर्वजों, अपने महान आत्माओं को याद रखना चाहते हैं और उनकी स्मृति को ताजा रखना चाहते हैं, तो लेखक कहते हैं कि शिक्षा एकमात्र जरिया है जिनसे हम हर व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं और उन्हें उतना रेस्पेक्ट, है ना,
उतना रेस्पेक्ट दे सकते हैं जितना कि वो डिजर्व करते हैं। आगे कहते हैं लेखक, एंड आई मे बी फॉरगिवन, मुझे माफ किया जाना चाहिए। ठीक है, किस बात के लिए? द प्रिजम्पशंस दैट माय चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली इफ नॉट इंटायरली बीन मेड ऑन द अकाउंट ऑफ माय लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माय पीपल। लेखक कहते हैं कि आज मुझे अगर देश का राष्ट्रपति चुना गया है तो उसके पीछे अगर 100 में 100 रीजन ये नहीं है कि मैं शिक्षा से जुड़ा हूं, तो 100 में 90% रीजन ये जरूर है कि मैं शिक्षा से जुड़ा हूं। मतलब ये है कि कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो मुझे माफ करिएगा, मुझे हमेशा ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शिक्षा से एसोसिएशन का अर्थ होता है लगाव, एक लंबे समय से लगाव रहा है और इसी शिक्षा से लगाव की वजह से मुझे इस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मुझे इस देश का राष्ट्रपति नहीं चुना होता। अब लेखक कहते हैं कि ये मेरी धारणा है, मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी जनता ने किसी और बेस पे मुझे चुना है, तो भाई मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर अधिक से अधिक लोग मुझे शिक्षा के वजह से नहीं चुने हैं, तो भाई मुख्य रूप से तो जरूर शिक्षा के रूप से ही, मतलब शिक्षा की वजह से ही चूज किए हैं, यानी मतलब हमें चुने हैं। आई मेंटेन दैट एजुकेशन एज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर द नेशनल पर्पस। और लेखक कहते हैं कि मैं इस शिक्षा को मेंटेन करके, मेंटेन का अर्थ क्या होता है भाई, तो बिल्कुल हम बरकरार रखेंगे, बनाए रखेंगे। ठीक है, लेखक कहते हैं कि एजुकेशन को मैं मानता हूं कि एजुकेशन लोगों के वृद्धि में, समृद्धि में, है ना, उनके विकास में सहायक सिद्ध होता है। तो मैं चाहूंगा कि दुनिया, सॉरी, हमारे देश में अधिक से अधिक लोग एजुकेटेड होके, शिक्षित होके, एजुकेशन उन तक पहुंचे, शिक्षा उन तक पहुंचे और हर व्यक्ति का विकास होके। तो हम चाहते हैं इसको मेंटेन करके रखे, बरकरार रखे, शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाते रहें फॉर द पर्पस, कहते हैं कि ऑफ नेशनल पर्पस, और हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए इसको हम एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है औजार, हथियार, ठीक है, एक तरह से। पहले हालांकि इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, और बजाने वाला यंत्र जैसे हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, गिटार हो गया, ठीक उसी प्रकार से लेखक कहते हैं कि हम एक यंत्र के रूप में, एक हथियार, एक औजार के रूप में शिक्षा को प्रयोग करना चाहते हैं। एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। और आप एजुकेशन को जानते हैं, शिक्षा है वो चीज है, अब इस जब एक व्यक्ति में जाएगी ना, एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो उससे क्या होता है कि उसका घर शिक्षित होगा, फिर घर से समाज शिक्षित होगा, समाज से आपका राज्य होगा और आपके राज्य से आपका देश होगा। ठीक है, तो काफी चर्चे होने लगते हैं कि इस गांव, इस राज्य, इस देश के लोग बड़े शिक्षित हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। तो आपका गुण आपके राष्ट्र का गुण बन जाता है, आपका गुण आपके राज्य का गुण बन जाता है। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि शिक्षा वो चीज है जो आएगा तो आपके अंदर, लेकिन दिखाई देगा आपके देश के अंदर। ठीक है, 5वां पैराग्राफ है, देयरफॉर, इसलिए, आई प्लीज माई सेल्फ टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, मैं कसम खाता हूं कि अपने पास्ट कल्चर, यानी कि पहले की जो देश में संस्कृति रही है, मैं उसके प्रति वफादार रहूंगा। फ्रॉम हुज ओवर इट मे हैव बीन, सॉरी, फ्रॉम वेयर ओवर इट मे हैव कम एंड बाय हुम्स ओवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड। लेखक कहते हैं मुझे नहीं पता है कि वेयर्स ओवर, इसे कहां से लाया गया है, ठीक है, एंड हुम्स ओवर, इसे किसने लाया है, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना होता है। तो कहां से आया, किसने लाया, मुझे नहीं पता। अगर हमारे देश में कोई संस्कृति है तो उस संस्कृति का सेवा होगा, मैं कसम खाता हूं, मैं उसका सेवा करूंगा। आगे फिर लेखक कहते हैं कि आई प्लीज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। लेखक कहते हैं, सॉरी, कंट्रीज कल्चर। लेखक कहते हैं कि आई प्लीज माई सेल्फ, मैं खुद से शपथ ग्रहण करता हूं, मैं खुद से कसम खाता हूं कि मैं सर्विस, सर्विस मतलब सेवा करना होता है, द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर, पूर्ण रूप से अपने देश के संस्कृति का सेवा करूंगा। आई प्लीज माई लॉयलिटी टू माई कंट्री, मैं कसम खाता हूं कि मैं वफादार रहूंगा अपने राष्ट्र के प्रति। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, कहते हैं कि ना कोई भेदभाव, भेदभाव नहीं होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ, बिना भेदभाव के, किसका, ना तो लैंग्वेज का, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, और ना ही रिलीजन, रिलीजन का अर्थ होता है धर्म, ना ही किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव, जैसे कि वो स्वयं मुस्लिम है और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है।
तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे देश का मुखिया बना दिया गया है, मैं मुसलमान हूं तो अपने हिसाब से चीजों को मुसलमान रीति रिवाज के हिसाब से चलाने लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो राष्ट्र में चलता है वो राष्ट्र में चलेगा। तो ना किसी से धर्म का भेदभाव होगा और ना ही किसी से भाषा का भेदभाव होगा। आई प्लीज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। मैं कसम खाता हूं कि अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए, ठीक है, और लेखक कहते हैं कि मजबूत और प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए मैं काम करूंगा, इस बात का कसम खाता हूं। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, ठीक है। और लेखक कहते हैं कि पीपल के वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, भलाई, ठीक है। लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे, इस बात का भी कसम खाते हैं, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। लेखक कहते हैं और जब लोगों के कल्याण का काम करेंगे तो वहां भी कोई भेदभाव नहीं होगा, ना ही कास्ट यानी कि जाति, ना ही कलर, ना ही यानी कि रंग, और क्रीड मतलब हो गया धर्म, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति हमारे पास मदद मांगने के लिए आएगा, मुझे ऐसा लगेगा कि जिनकी हमें मदद करनी है, तो इसके पहले हम ये नहीं देखेंगे कि वह हिंदू है कि मुसलमान है। यानी कि जो व्यक्ति मुझसे मदद मांगने के लिए आएगा, तो इसके पहले हम ये नहीं देखेंगे कि वह हिंदू है कि मुसलमान है, वह गोरा है कि काला है, ठीक है, वह किस जाति से आता है, हम ये नहीं देखेंगे। इन सबको देखे बिना लोगों की सहायता और सेवा करेंगे। द होल ऑफ भारत इज माई होम, समूचा भारत मेरा घर है। एंड इट्स पीपल, ठीक है, जो यहाँ के लोग हैं, आर माई फैमिली, वो मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। इस परिवार के लोगों ने मुझे इस घर का हेड, हेड का अर्थ होता है मुखिया, प्रधान जिसको हम लोग कहते हैं, तो मुझे इस घर के लोगों ने इस राष्ट्र का, ठीक है, इस घर का मुखिया चुना है फॉर अ सर्टेन टाइम, यानी कि एक निश्चित समय के लिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का, ठीक है। तो कहते हैं कि निश्चित समय के लिए मुझे इस राष्ट्र का, है ना, मुखिया चुना गया है, इस देश का, इस घर का मुखिया चुना गया है। इट शैल बी माई ऑनेस्ट इंडेवियर टू सेक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। अब मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस राष्ट्र को, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, और ब्यूटीफुल मतलब होता है खूबसूरत, इस राष्ट्र को खूबसूरत बना दो। दिल से मेहनत करो, खूब प्रयास करूं, ठीक है, और प्रयास करके अपने राष्ट्र को मजबूत बना दूं, ठीक है। ए वर्दी होम, आगे लेकर कहते हैं कि एक मूल्यवान घर फॉर द ग्रेट पीपल, जहां के महान लोग इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क, वो एक आकर्षक काम करने में इंगेज रहेंगे। इंगेज का मतलब होता है व्यस्त होना, ठीक है, इंगेजमेंट भी होता है, सगाई भी होता है उसका अर्थ, लेकिन यहाँ पर व्यस्त होना। तो हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति बैठा ना रहे, बल्कि हर व्यक्ति किसी न किसी आकर्षक कार्य को करने में लगा रहे। कौन सा आकर्षक कार्य में झोंकना चाहते हैं लेखक हम लोगों को? तो कह रहा है कि ऑफ बिल्डिंग ऑफ जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग खाली बैठ के अपना समय ना गवाएं, बल्कि वो मेहनत करें, प्रयास करें। किस क्षेत्र में? तो अपने आप को प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का अर्थ होता है समृद्ध, मतलब वह परिवार, वह घर, वह व्यक्ति जहां हर प्रकार का सुख सुविधा संप्रदा भरा हो, ऐसे परिवार को हम लोग समृद्ध परिवार कहते हैं। ऐसे परिवार के सदस्यों को समृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। तो लेखक कहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग मेहनत करें और समृद्धि के मार्ग पर चलने के लिए काम करते रहें, एंड ग्रेसफुल लाइफ, अपने जीवन को शालीन बना लें, ठीक है। यानी जीवन में ढेर सारा उठा पटक ना हो, बल्कि शालीनता के साथ उनका जीवन चले, इसके लिए वो काम करने में अपने आप को व्यस्त रखें। तो मैं इतना खूबसूरत और इतना मूल्यवान भारत को एक राष्ट्र और अब भारत को अपना घर के रूप में देखते हुए कहते हैं कि भारत को एक ऐसा ही खूबसूरत राष्ट्र और इतना ही मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ठीक है। आज वाले एपिसोड में सिर्फ इतना ही, बाकी जो है हम लोग अगले पार्ट में पढ़ लेंगे। अगले पार्ट में ये चैप्टर भी हो जाएगा समाप्त। जाने से पहले आप लोगों से पुनः एक रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे यूट्यूब चैनल कैप वर्ल्ड 71 को आप सब्सक्राइब जरूर किया करें। वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।